नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर सभी प्रदेशवासियों को विश्व जल दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार लोगों को साफ पानी देने का संकल्प पूरा कर रही है। इसके लिए हर घर नल से जल अभियान के तहत हर घर में पानी पहुंचाने के लिए पेयजल लाइन बिछाने के साथ ही ओवरहेड टैंक बनाए जा रहे हैं। इसलिए सभी को पानी की बर्बादी को रोकने के लिए संकल्प लेना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करना चाहिए। वहीं देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, कल धामी सरकार को 2 साल पूरे हो जाएंगे। 39 संगठनात्मक जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। धामी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जाएगा। जनता के बीच धामी सरकार की उपलब्धियों को रखा जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कई मंत्री और सांसद और पूर्व सीएम उपलब्धियां बताएंगे। तो कल यानी 23 मार्च को धामी सरकार को उत्तराखंड में 2 साल पूरे हो जाएंगे। इस दौरान धामी सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के आगे रखेगी। सारा लेखा जोखा जनता के आगे रखा जाएगा। क्या काम किए गए, क्या नीतियां बनाई गई, क्या पॉलिसीज लाई गई, सब कुछ जनता के बीच जाकर धामी सरकार जनता के आगे अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। तुषार गुप्ता हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। तुषार, कल यानी 23 मार्च को धामी सरकार को 2 साल पूरे हो जाएंगे उत्तराखंड में। ऐसे में इसको लेकर क्या जानकारी, क्या कुछ कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज करे गए हैं? देखिए, बिल्कुल 2 साल काफ़ी कहा जा सकता है चुनौतीपूर्ण रहे हैं। इस दौरान कई आपदा भी उत्तराखंड को झेलने को मिली है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो एक्टिवनेस है वो साफ तौर पर देखने को मिली है। कई अहम फैसले इस दौरान लिए गए। यूसीसी विधानसभा से पारित किया गया। कई महत्वपूर्ण फैसलों के साथ साथ कई जो योजनाएं हैं उनका भी शुभारंभ किया गया। साथ साथ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट इस दौरान देखने को मिली, जिसमें करीब 3.5 लाख करोड़ का जो MOU है वो साइन किया गया। इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म और साथ साथ कहा जा सकता है पूरे प्रदेश के विकास के लिए जो ऐतिहासिक फैसले लिए गए वो मुख्यमंत्री के पुष्कर सिंह धामी के इन 2 सालों में देखने को मिले। वहीं अगर मैं बात करूं, UCC कानून जिस तरह से आया उससे कहीं ना कहीं जो महिलाओं की समानता इसमें देखने को मिल रही है कि महिलाओं को भी अब जो प्रॉपर्टीज़ हैं, साथ साथ मैरिज में, उसमें सब में समान अधिकार मिलेगा। और इसके तहत ही जो सरकार है लगातार कार्य कर रही है। विकास की मैं बात करूँ तो विकास के तहत ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जिस तरह से मैंने कहा उसका आयोजन किया गया। तमाम इन्वेस्टमेंट के तहत उत्तराखंड को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। जिस तरह से जो विकास की धारा है वो बढ़ाने की कोशिश की। साथ साथ युवाओं को नौकरी देने के लिए इन्वेस्टमेंट आने से कहीं ना कहीं जो युवाओं का जो वादा है करने का वादा किया गया कि इतनी नौकरियां हम देंगे। साथ साथ कई योजनाएं इस दौरान लाई गई जिससे जो खिलाड़ियां प्रोत्साहन के तहत जो खिलाड़ी अगर कोई गोल्ड मेडल लाता है नेशनल लेवल पर तो उसे सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये 2 साल काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी रहे हैं। साथ साथ कई अहम फैसले भी सरकार ने लिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये 2 साल फिलहाल के लिए सफल बताए जा रहे हैं। आगे लंबा सफर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बताया जा रहा है। कल के मैं कार्यक्रम की बात करूं तो कई जिलों में संगठन तौर पर प्रेस वार्ता की जाएगी। इस 2 साल की जो उपलब्धि है पुष्कर सिंह धामी की वो मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। जी तुषार, जिस तरह से अगर डबल इंजन सरकार के तहत जो भी काम उत्तराखंड में हुए, चाहे जिस तरह से UCC लागू करना हो या फिर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफल आयोजन हो, जो भी काम किए गए उन कामों को लेकर जनता के बीच जाया जाएगा। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये सभी कार्यक्रम या जो धामी सरकार अपना एक रिपोर्ट कार्ड 2 सालों का पेश करेगी, और क्योंकि डबल इंजन सरकार के तहत ये काम हुए हैं, कितना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा लोकसभा चुनाव को देखते हुए? देखिए, पुष्कर सिंह धामी की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी युवा, एक तो पहली बात है कि युवा मुख्यमंत्री और काफ़ी तेज तरार है। हर जगह वो पहुंचने की कोशिश करते हैं और जन जन तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। कार्यकर्ताओं से मिलने की कोशिश की जाती है ताकि मजबूती दी जाए। लोकसभा चुनाव है, ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो उपलब्धियाँ रही हैं, क्योंकि दुनिया भर में उनका नाम जाना जा चुका है, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में भी उन्होंने दुनिया भर का दौरा किया है। साथ साथ उनकी कुछ ऐसी नीतियाँ हैं जैसे निकल विरोधी कानून है, उनके तहत
तहत ही बनाया गया। उसके बाद केंद्र ने भी इसे एक्सेप्ट किया है, केंद्र की तरफ से भी नकल जो उत्तराखंड में बनाया गया उसी के तहत जो केंद्र में भी नकल माफिया के लिए विरुद्ध एक कानून बनाया गया। तो कहीं ना कहीं लगातार जो सरकार की जो उपलब्धियां हैं, पुष्कर सिंह धामी की जो उपलब्धियां हैं वो जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ जिस तरह से हमने देखा कि पूरे देश भर का जो कड़ा कानून धर्मांतरण को लेकर वो भी उत्तराखंड से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नेतृत्व में बनाया गया। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है, धामी सरकार है, वो लगातार कार्य करती हुई नजर आ रही है और विकास कार्य इसमें देखने को मिले हैं। कनेक्टिविटी तेज हुई है, चारधाम यात्रा हर साल बेहतर होती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार लगातार कार्य कर रही है विकास कार्यों को लेकर धामी सरकार के। और जिस तरह से जो कड़े फैसले लिए गए हैं, चाहे वो धर्मांतरण को लेकर हो, नकल माफिया को लेकर हो या फिर यूसीसी कानून को लाकर हो, तो तमाम मुद्दों को लेकर कल जो संगठन तौर पर ठीक है तुषार, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो वहीं देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड की 3 सीटों पर बसपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। बसपा ने 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बहुजन समाज पार्टी ने उत्तराखंड की 5 में से 3 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इसमें पौड़ी गढ़वाल सीट से धीर सिंह बिष्ट को प्रत्याशी बनाया गया है। टिहरी सीट पर नेमचंद छुरियाल के नाम सामने आया है। साथ ही अल्मोड़ा से सेठपूत नारायण राम को बसपा ने उम्मीदवार बनाया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बहुजन समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड में 5 में से 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें टिहरी सीट शामिल है, अल्मोड़ा सीट शामिल है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लगातार तुषार हमारे साथ बने हुए हैं। तुषार, जिस तरह से देखा जाए अब मुकाबला काफी रोचक होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां यूकेडी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं, बीजेपी भी मैदान में है, कांग्रेस भी मैदान में है और मुकाबले को और ज्यादा रोचक बनाते हुए बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बहुजन बीएसपी ने भी अपने जो प्रत्याशी हैं वो उतार दिए हैं। टिहरी, पौड़ी और साथ साथ जो अल्मोड़ा सीट है, ये सब पर्वतीय क्षेत्र की सीटें आती हैं और यहाँ पर अधिकतम जो पहाड़ के लोग हैं वो यहाँ पर सीधा जुड़ने की कोशिश की जाती है। बीएसपी कभी भी उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव नहीं जीती है, एक भी सीटें अर्जित नहीं गई। विधानसभा में जरूर हमेशा से थोड़ा हरिद्वार और नैनीताल की सीटों पर दबदबा रहा है, लेकिन फिलहाल लोकसभा चुनाव में कभी भी अपना एक भी सीट अर्जित बीएसपी नहीं कर पाई है। माना जा रहा है कि हरिद्वार से भी भावना पांडे आज ज्वाइनिंग कर रही है, वो वहाँ पर लड़ सकती है। मजबूती अगर मैं बात करूँ तो जो नुकसान है वो हरिद्वार और साथ साथ नैनीताल और उधम सिंह नगर में जो बड़ी पार्टी हैं भाजपा और कांग्रेस, उन्हें बीएसपी पहुँचाने का काम करेगी। फिलहाल ऐसा लगता नहीं, क्योंकि मजबूत कैंडिडेट उनके पास नहीं है। तो फिलहाल अभी अगर मैं बात करूँ तो 2 ही मुख्य पार्टी यहाँ पर अभी चुनाव लड़ेगी, जिसमें भाजपा और कांग्रेस है। बीएसपी सिर्फ वोट काटने का काम करेगी बड़ी राजनीतिक पार्टियों का। फिलहाल माना जा रहा है कि इनकी भी मजबूती है, कोशिश की जाएगी कि जन जन तक बीएसपी को पहुंचाया जाए और आने वाले समय में चाहे वो 2027 के विधानसभा चुनाव हो या इसके बाद जो लोकसभा चुनाव हो, उसमें ये कोशिश की जाएगी कि बीएसपी और मजबूती से लड़े और यहाँ की जो लोकसभा सीट है वो अर्जित करने की कोशिश करे। जी तुषार, अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो हमेशा से जो मुकाबला रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा है और यही हमने देखा भी है बीते कई सालों में। ऐसे में जैसा आपने भी कहा कि बीएसपी का अभी तक कोई भी सांसद उत्तराखंड से नहीं रहा और अगर विधायक की बात करी जाए तो एक ही विधायक है, जहां तक मेरी जानकारी है, बीएसपी से। अब ऐसे में जब बीएसपी का जनाधार बहुत कम है तो वोट काटने का काम जो बीएसपी करेगी, इसका फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होता हुआ? तुषार, देखिए, अगर बात की जाए तो हरिद्वार से 2 सीटें इस बार बीएसपी जीती थी 2022 विधानसभा चुनाव में, जिसमें लक्सर से एक विधायक बना था और मंगलौर से एक विधायक शरबत करीम अंसारी बने थे। शरबत करीम अंसारी की बीते साल मृत्यु होने के बाद उनकी सीट खाली हो गई, तो इसके बाद दोबारा चुनाव बीएसपी लड़ेगी। माना जा रहा है कि बीएसपी अभी स्ट्रांग है, वहाँ पर दोबारा मंगलौर की सीट प्राप्त कर सकती है। लेकिन फिलहाल आपने जिस तरह से कहा कि एक सीट अभी फिलहाल हरिद्वार से लक्सर की सीट विधानसभा से वहाँ पर वो बीएसपी के पास है। तो कहीं ना कहीं जो वोट काटने का काम बीएसपी करती है वो सिर्फ कांग्रेस पे करती है। कांग्रेस से के जो वोट हैं वो उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश बीएसपी करेगी। तो कहीं ना कहीं अगर बीएसपी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, और इसमें दूसरा समीकरण भी हम मान सकते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस ने हरिद्वार और नैनीताल सीट के अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, उसी तरह बीएसपी ने भी अभी फिलहाल हरिद्वार और नैनीताल के जो प्रत्याशी है वो घोषित नहीं
नहीं की है। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंस है, और उसके बाद ही जब कांग्रेस इसे फाइनल करेगी उसके बाद ही बीएसपी करेगी। तो कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की कोशिश कांग्रेस को ही की जाएगी बीएसपी द्वारा। तो कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में जो बीएसपी के जो प्रत्याशी उतरे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल तुषार, तो लोकसभा चुनाव का जो रण है वो और ज्यादा रोचक होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीएसपी ने भी अपने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के 2 प्रत्याशी आज अपना नामांकन करेंगे। तो आज 22 मार्च है और ये वही तारीख है जिसका भारतीय जनता पार्टी ने पहले ऐलान भी किया था। आज बीजेपी के 2 प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन करेंगे, नामांकन करेंगे। इसमें अल्मोड़ा सीट से अजय टम्टा शामिल है। अल्मोड़ा लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी अजय टम्टा नामांकन करेंगे। साथ ही सीएम धामी अजय टम्टा के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपना नॉमिनेशन करेंगे। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत डिजिटली यानी ऑनलाइन माध्यम से अपना नामांकन करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि बीजेपी के 2 बड़े प्रत्याशी अपना नामांकन आज करने वाले हैं। वहीं हरिद्वार सीट से बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज हरिद्वार में लोकसभा के लिए डिजिटल नामांकन करने जा रहे हैं। पूर्व सीएम का उत्तराखंड में यह पहला डिजिटल नामांकन होगा। डिजिटल नामांकन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय ज्ञानतुरा ने। चुनाव के लिए नामांकन के तिथियों के ऐलान के साथ बीजेपी प्रत्याशियों ने नामांकन करना शुरू कर दिया। हमारे साथ हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो हरिद्वार से पार्टी प्रत्याशी आज नामांकन कर रहे हैं, तो बातचीत करेंगे। सर, हरिद्वार लोकसभा सीट पर आज आप डिजिटल रूप से नामांकन कर रहे हैं, एक बड़ा संदेश भी आप दे रहे हैं, और क्या कुछ कहेंगे सर पार्टी कार्यकर्ताओं को कि या दूसरे लोगों को कि वो भी डिजिटल रूप में इसे अपना? देखिए, मैं तो सबको यही सजेस्ट करूंगा कि हमको जो प्रधानमंत्री जी ने आज डिजिटली इतना साउंड देश को किया है, हमको उसका पालन करना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए, उस माध्यम को अपनाना चाहिए। क्योंकि जब हम डिजिटली नॉमिनेशन कर रहे हैं तो कोई भीड़ नहीं है, कोई सड़क जाम नहीं है, कोई नारेबाजी नहीं है। आर्थिक रूप से भी बहुत ही मैं कहूँ फ्री फ्री जैसी स्थिति है, और जो डिस्टरबेंस होता है तमाम सामान्य नागरिकों को, वो भी इससे जीरो है। साथ ही जब हम डिजिटली नॉमिनेशन कर रहे हैं तो हमारा ये संदेश होगा कि हम जब डिजिटल भारत से हम गुजर रहे हैं, भारत डिजिटली बहुत साउंड हो गया है, तो इन सुविधाओं को हमको लाभ देना चाहिए। युवाओं भी इससे प्रोत्साहित होंगे, नई पीढ़ी भी इससे प्रोत्साहित होगी, और इससे तमाम तरह के जो आयाम हैं डेवलपमेंट के, वो भी खुलेंगे। सर, चुनाव के बाद होली होती है तो भी मजा आता है, लेकिन चुनाव में ही होली आ रही है सर, क्या कुछ रहेगा सर? नहीं, बहुत उल्लास के साथ होली मनाएं लोग, मैं तो यही कहूँगा। और ज़रा संभल के, मस्ती होनी चाहिए लेकिन संभल के हम होली का त्यौहार मनाएं। इन खुशियों को हम एक दूसरे को बांटें, एक दूसरे के गिले शिकवे दूर करके और गले मिलें, यही मैं सबको कहना चाहूँगा। सर, उत्तराखंड की 5 में से 4 सीटों पर परिस्थितियां बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने होती है, लेकिन हरिद्वार सीट पर दूसरे दल भी आपके सामने, किस तरह से रहेगा सर मुकाबले को अगर आप? नहीं, देखिए, जिसका भी फाइट कर रहा होगा वो भाजपा से फाइट करेगा। भाजपा बहुत मजबूत पार्टी है, भाजपा का संगठन तंत्र बहुत मजबूत है, और भाजपा ऑलरेडी इतनी आगे बढ़ गई है कि बाकी सब पीछे पीछे दौड़ते चले जाएंगे और भाजपा अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी। सर, मोदी परिवार लगातार बना रहा, आपको क्या कुछ है? ये लोग फख्र का अनुभव कर रहे हैं कि मैं भी मोदी परिवार का सदस्य हूँ। वो अभियान बहुत अच्छा चल रहा है डिजिटली, और जगह जगह अब तो लोग उद्घोष भी करने लगे कि मैं भी मोदी का परिवार। तो एक बहुत अच्छी बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार 26 जनवरी को लाल किले से जो आह्वान किया था, और मेरे 140 करोड़ परिवार जन को तय करके उन्होंने देश को संबोधित किया। आज देश की जनता को ये लग रहा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने
समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है। महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, युवा, किसान, सबके लिए काम किया है और लोगों को ये लग रहा है कि मोदी जो कहते हैं वो वास्तव में करते भी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जब हरिद्वार से पार्टी के प्रत्याशी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि डिजिटल के माध्यम से अपना एक संदेश दे रहे हैं, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को समझकर या जुट के साथ काम करने की भी सलाह दे रहे हैं ताकि इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। कैमरामैन अतुल के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज देहरादून। वहीं उत्तराखंड इस बार चुनावी होली खेल रहा है, जिसमें लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी होली के रंगों के साथ लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। होली और चुनाव का बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है। चुनाव जीतने के बाद अक्सर नेता अपने कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ होली खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार होली ही चुनाव के बीच आई है। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर चुनावी होली का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री ने समर्थकों के साथ होली खेली और लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। सर, होलियार की 6 साल पहले आपने शुरुआत करी थी 2017 में, आज वही लोग आपके साथ आज होली का जश्न मना रहे हैं। बहुत खुशी है मुझे, इस क्लब से मुझे बहुत खुशी होती है जिन्होंने अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है और हर वर्ष ये 2017 और आज ये 7वां साल है जब इसकी मेरे घर से इसकी शुरुआत हो रही है। प्रतिवर्ष लोग मेरे घर से इसकी शुरुआत करते हैं। मैं इन लोगों का भी आभारी हूँ कि अपनी जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो खुशी का माहौल है, जो रंगों का त्योहार है, हम अपनी खुशी को और जगह तक बढ़ाने का काम करते हैं। सब लोग किसी खुशी में शामिल हो, ऐसा मैं सबसे कहना चाहता हूँ। सर, चुनाव का टाइम भी चल रहा है, क्या निश्चित रूप से ये संयोग है और संयोग ये है कि आज ही मेरा नामांकन भी है, तो उससे खुशी और ज्यादा बढ़ गई है और मैं सबसे कहना चाहता हूँ खुशी से हो इस त्योहार को मनाएं और सब लोग एक दूसरे प्रेम से इस अभियान को आगे बढ़े। सर, पहाड़ की संस्कृति जो पहाड़ से सिमट गई थी अब शहरों में भी दिखने लगी। हाँ, जैसे जैसे यहाँ पर पहाड़ के लोग बढ़ रहे हैं, उनके अपनी पुरानी यादों की ओर जा रहे हैं, फिर अपनी जड़ों की ओर जा रहे हैं और ये अच्छी बात है कि हम सब लोग अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं और ये क्लब इस तरह से उनको जमीन से जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो लगातार पहाड़ की संस्कृति की बात करते हैं, आज इन मोलियारों के माध्यम से उस संस्कृति को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। कोशिश यही कर रहे हैं, लोगों को संदेश यही दे रहे हैं कि वो लोग अपनी संस्कृति से जुड़े रहे। जो राज्य का युवा है अपनी संस्कृति को पहचाने, खासतौर पहाड़ की संस्कृति को संरक्षित करने का काम करे और चुनावी टाइम है, चुनावी वेला चल रही है, तो ऐसे में इस होली का बड़ा महत्व यहाँ पर हो जाता है। कैमरामैन अतुल के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज देहरादून। वहीं पर्यटन नगरी रानीखेत के राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों और स्टाफ ने मिलकर एक दूसरे को रंग लगाकर होली मनाई। पूरे रानीखेत में होली का बाजार सजा हुआ है, लेकिन मौसम खराब होने के चलते ठंड फिर से बढ़ गई है, जिसके चलते कभी भी बारिश हो सकती है। वहीं उत्तराखंड के कुमाऊं में होली जमकर मनाई जाती है। पर्यटन नगरी रानीखेत के शिव मंदिर परिसर के महिला सत्संग भवन में होली महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं ने बैठक की, साथ ही कई गायिकाओं ने होली में समा बांधा, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर जमकर होली भी मनाई। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां बीजेपी के गढ़वाल लोकसभा प्रत्याशी अनिल बालूनी ने आज दिन की शुरुआत ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ में दर्शन करते हुए शुरू की। बीजेपी प्रत्याशी अनिल बालूनी ने मंदिर में पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी पिछले 4 दिनों से लगातार पौड़ी क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं गढ़वाल लोकसभा सीट पर चुनाव जंग में प्रचार प्रसार के साथ कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस और गणेश गोदयाल दोनों को हिदायत दी है कि चुनाव को सहानुभूति से नहीं बल्कि चुनाव के तरीकों से लड़े, साथ ही इनकम टैक्स ना भरने पर
नामांकन रद्द करने की भी उन्होंने मांग की है। वहीं अब पौड़ी गढ़वाल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल का भी इस मामले पर बयान सामने आया है। गणेश गोदियाल का कहना है कि इनकम टैक्स के 3 अधिकारी उनके घर आए थे। उन्होंने वर्चुअली कहा कि वो उन्हें सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं। महेंद्र भट्ट जी का ये वक्तव्य मैंने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल को इनकम टैक्स का जो नोटिस हुआ है उसमें गणेश गोदियाल का जो बयान है वो सहानुभूति बटोरने के लिए। उनका ये कथन बिल्कुल असत्य है, झूठ है कि ये पहले के नोटिस हैं। ये परसों, कल का दिन परसों 19 तारीख के नोटिस हैं और इनकम टैक्स के 3 अधिकारी मेरे घर पर गए और घर पर जाकर उन्होंने जो बातें वहाँ मौखिक रूप में कही उनको मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता, लेकिन ये नोटिस प्रमाण है कि ये ताज़ा उदाहरण है। और दूसरी बात, महेंद्र भट्ट जी ने ये कहा कि मैं सहानुभूति बटोरने के लिए इसको फैला रहा हूँ। तो भट्ट जी, अगर मैं जनता की सहानुभूति का हकदार हूँ तो जनता से वो सहानुभूति आप नहीं छीन सकते। जो मेरे लिए जनता में सहानुभूति है उसको आप नहीं छीन सकते। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।